एडवर्ड गिबन कहते हैं कि वार्तालाप से बुद्धि विकसित होती है। उनके इस अकाट्य सत्य को मानते हुए हमने पिछले दिनों दौसा की राजनीति को समझने के लिए, दौसा की राजनीति की जड़ों को जानने के लिए पूर्व प्रधान और पूर्व आरपीएससी मेंबर विनोद बिहारी शर्मा जी से वार्तालाप की थी। हमने उनसे समझने का प्रयास किया था शिष्य भाव के साथ कि दौसा की राजनीति कहां से शुरू हुई, क्या इसका अतीत और इतिहास रहा है और ये कैसे परवान चढ़ी। उस समय वार्तालाप का सिलसिला लंबा चला था और इंटरव्यू लगभग 1 घंटे 20 मिनट का था, लेकिन तब कुछ क्वेश्चन क्योंकि समसामयिक नहीं थे, अनुत्तरित रह गए थे। और जब कोई चीज अनुत्तरित रह जाती है, उसका जवाब नहीं मिलता तो सालती रहती है। सालना किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको उदाहरण समझ लीजिए कि हमारे दांतों में कभी कोई तिनका फंस जाता है, लेकिन तिनका निकल जाता है, लेकिन तब भी बार बार जीभ उस स्थान पर जाती रहती है और कुछ अच्छा कुछ बुरा महसूस होता रहता है। तो उन्हीं अनुत्तरित सवालों को लेकर हमारे मनों में भी ऐसा ही चल रहा था। हमें लग रहा था कि उन सवालों के जवाब अब मालूम कर लेने चाहिए, क्योंकि अब वो समय भी आ गया है जिसका हवाला देकर उस समय बाबूजी विनोद बिहारी शर्मा जी ने कहा था कि अभी तक वो सीन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक चुनाव का परिदृश्य क्लियर नहीं हुआ था। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। अब चूंकि सरयू में काफी पानी बह चुका है, बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी है, राजनीतिक दल ने केवल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, बल्कि जोर शोर से प्रसार में भी लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं बाबू विनोद बिहारी शर्मा जी से और जानने और समझने का प्रयास करते हैं हमारे उन अनुत्तरित सवालों का, जिनका जवाब उस समय उन्होंने नहीं दिया था। लगे हाथों, जैसा कि मित्रों ने कहा है कि बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब देने से शायद विनोद बिहारी बाबू जी टालना चाहें या बचना चाहें, वो सवाल भी उनसे अगर समय रहा, उनका मूड रहा, मन रहा, तो वो भी पूछते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू का यह सिलसिला और पहुंचते हैं बाबू विनोद बिहारी शर्मा जी के पास। पुराने इंटरव्यू में हमने देखा था कि दौसा की राजनीति कहां से शुरू हुई, किस किस दौर से गुजरी और कैसे परवान चढ़ी। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। उस समय हमारे कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए थे। बाबूजी ने उस समय कहा था इसमें बड़ी जल्दबाजी होगी, अभी जो इलेक्शन दूर हैं या अभी कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं, अब वक्त बदल चुका है। दीपावली के बाद तो चुनाव भी परवान में है, कैंडिडेट भी सामने आ चुके हैं, तो हम वही अपने ज्ञान को एनलार्ज करने का प्रयास करते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं कि अब वर्तमान संदर्भों में जबकि प्रत्याशी भी सामने आ चुके हैं, दौसा की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं पूर्व प्रधान विनोद बिहारी शर्मा जी से और अपने ज्ञान को कुछ और गहराई देने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, मुझे याद था पुराने इंटरव्यू में जब अपनी बात हुई थी, आपने सारे सवालों को बखूबी जवाब दिया था, बड़ी ईमानदारी जवाब दिया था। तो ईमानदारी थी आपकी, इस वजह से मैं बार बार सोच रहा था कि अब चूंकि सीन चेंज हो गया है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और लोगों का मन कमोबेश धीरे धीरे बन रहा है। तो आपने कहा था कि मैंने कहा था कि इन चुनाव में क्या रहेगा, मेरा सवाल यह था कि आने वाले चुनाव में क्या रहेगा, उपचुनाव में। आपने कहा था इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, अभी तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, अब आप क्या देखते हैं? हाँ, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। बीजेपी ने जगमोहन मीना जी को कैंडिडेट बनाया है और कांग्रेस ने डीसी बैरवा जी को कैंडिडेट बनाया है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी का तो ये जो स्टेप है वो सही है, क्योंकि बीजेपी ने गए 5 चुनाव में आरक्षित सीट के हटने के बाद में 5 चुनावों में से 4 चुनावों में सामान्य वर्ग और खासतौर से ब्राह्मण वर्ग पर विश्वास दिला करके और टिकट दिया। पहले चुनाव में बाबूलाल जी को दिया, वो चुनाव हार गए। दूसरे में शंकरलाल जी को दिया, तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। शंकरलाल जी को दिया तो राजपा की वजह से चुनाव जीत गए। उसके बाद में 2 बार फिर शंकरलाल जी को दिया, दोनों बार हार गए। तो बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट कि जनरल सीट पर जनरल को टिकट दिया जाए, ये फेल हो गया। उसका कारण था एसटी और एससी का एक कॉम्बिनेशन था, और एसटी और एससी के कॉम्बिनेशन के साथ जब कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो जुट जाता है तो कांग्रेस ये सीट जीत जाती है, विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। उस विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने आपके एसटी के कैंडिडेट को मैदान में उतारा, और इससे ये लगता है कि एसटी का कैंडिडेट प्लस बीजेपी का वोट मिला करके एसटी जगमोहन मीना भारी कैंडिडेट साबित हो गए।
भारी से याद है कि बाहरी शब्द भी इसी से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि वो बाहरी है। बाहरी तो राजेश पायलट जी भी थे, बाहरी तो सचिन पायलट जी भी थे, बाहरी तो रमा पायलट जी भी थी, फिर भी जीते। बाहरी तो मुरारीलाल मीना जी भी थे, बाहरी तो शंकरलाल जी भी थे, लेकिन चुनाव तो वही जीते। बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों मेरी शंकरलाल जी से बात हुई थी, ऐसे जैसे इंटरव्यू आपको बता उसी तरह का लंबा इंटरव्यू उनका हुआ था। तो उनका ये वर्जन था कि जीत और हार अलग चीज है। इस सीट पर पहला हक सामान्य वर्ग का है। सामान्य वर्ग जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर है उसको टिकट मिलना चाहिए। तो उसमें आपका जो अभी तर्क दिया वो एक तरह से कंट्रोवर्शियल या एक दूसरे को काटने वाला है। राजनीति सिद्धांतों के आधार पर और नियमों के आधार पर नहीं चलती। राजनीति का वो खेल है जिसमें जीत जरूरी है, और जीत के लिए कौन उम्मीदवार जीत दिला सकता है वो महत्वपूर्ण है। शंकरलाल जी पर 3 बार दाव खेला, बाबूलाल जी पे दाव खेला, जीते क्या? तो राजनीतिक दल हारने के लिए तो बने नहीं है, और राजनीतिक नेताओं का सोचिए हो ही नहीं सकता। ये सोचे तो फिर तो कांग्रेस ने जो दाव चला था राइट फ्रॉम थानागाजी, कांतिलाल मीना, मुरारीलाल मीना, किरोड़ीलाल, वो रामकेश मीना, ये ओम प्रकाश शुक्ला, ये क्या थे? सारे सामान्य सीटों पर मीना कैंडिडेट लड़ाए थे उन्होंने। सबके शंकरलाल जी एकमात्र कैंडिडेट थे जनरल के, वो चुनाव हार गए। तो कोई भी राजनीतिक दल का सोच इस तरीके से नहीं होता है। राजनीति में पार्टी टिकट देती है, उसमें सबसे पहला सोच होता है जीता उम्मीदवार कौन है और कौन जीत सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जातिवाद राजनीति में इस बुरी तरीके से हावी हो गया है कि ये राजनीति का यथार्थ बन गया है, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की राजनीति मूल्यों की, सिद्धांतों की, नियमों की, नीतियों की नहीं रह करके और जाति की राजनीति हो गई है। जाति की राजनीति को जातिवाद में परिणत कर दिया गया है, और जातिवाद के आधार पर वोट पड़ रहा है। इसलिए जब मीना वोट बहुत बहुसंख्यक है तो मीना कैंडिडेट विनिंग है, इसलिए उसको टिकट दिया बीजेपी। जो ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, हाँ बीच में एक बात याद आई कि जब भी मैं चुनाव यात्रा निकालता हूँ, मतदाताओं से बात करता हूँ, तो उनका एक नैरेटिव, उनका मानना कि अगर इस तरह का हुआ तो फिर सामान्य जाति के लोग कहाँ जाएंगे या कानून व्यवस्था को लेकर इश्यू पैदा हो जाएगा। ये उनका कानून व्यवस्था का जहाँ तक इश्यू है इससे तो कोई संबंध नहीं है। कानून व्यवस्था तो व्यक्ति से निर्भर करता है, और जिस तरीके से जगमोहन जी है वो IAS होते रह गए, 6 महीने पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और मेरा उनसे 20 साल से संपर्क है। जब वो जिला आबकारी अधिकारी जयपुर थे तब मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर था, तब से मेरा तो वो सज्जन है, और मेरे ख्याल से वो गुंडागर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और किसी भी नेता को, जो कि नेता कुर्सी की अलग बात है, जिसको अपना नेतृत्व स्थापित करना है या जिसको इतिहास बनाना है, उसको ये इस बात का तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा कि शांति स्थापित हो। और गुंडा किसी भी जाति का हो, और कोई भी आदमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करे तो उसको नियमित करने का या नियंत्रित करने का काम पुलिस को करना चाहिए, और राजनेता को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। चलिए, मैंने कमिटमेंट किया था कि हम छोटी बात करेंगे, तो इसको लंबा नहीं करूंगा। उस समय आपने ये कहा था कि जो भी मन का कैंडिडेट आ जाएगा, विचारशील आ जाएगा, अच्छा कैंडिडेट आएगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो अब क्या स्टैंड है आपका? मैं जगमोहन जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जगमोहन जी के साथ हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता, क्योंकि मेरी मित्रता भी है, मेरे को ज्यादा पढ़े लिखे भी लगते हैं, ज्यादा सज्जन भी लगते हैं। कंपैरिजन करने की बात, आपके जो पैरामीटर्स उन पे वो खड़े मेरे पैरामीटर्स पर जगमोहन जी खड़े थे। अच्छे इंसान है, ऑप्शन आपने कहा था जो अच्छा इंसान होगा, मन का सही इंसान मेरा, क्योंकि उनको 20 बरस से मैं परिचित हूँ उनको। आई नो हिम सिंस 2003, मैं 2003 से परिचित हूँ। यानी 21 साल का परिचय आपका, तो 21 साल में सब कुछ बढ़िया है। हाँ, ये मेरे को इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनका सामाजिक परिदृश्य, ये ऐसा लगा कि इनका इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जाती है उनसे कोई संबंध नहीं। तो कौन सी एक क्वालिटी जो बहुत पसंद है जगमोहन जी की, क्या अच्छा लगता है उनका? उनकी सज्जनता, सहजता और सज्जनता। बिल्कुल सही है। मैं तथ्य भारती के लिए लिखता था, तो वो हमारे भाई साहब थे, जो हमारे संपादक थे, श्याम सुंदर जी भाई साहब। उस समय ये बात है 2008-9 की, तो वो उस समय बड़ी तारीफ करते थे इनकी।
कि डॉक्टर साहब का जब जिक्र आता तो इनका जिक्र करते थे, तो आप उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। मेरा इनसे संपर्क हुआ जब सीपी व्यास जी कमिश्नर एक्साइज थे, सीनियर आईएएस थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। वो पहले आरपीएससी के सेक्रेटरी भी रहे थे, इसलिए मित्रता थी, उनकी वजह से इनसे संपर्क हुआ। उसके बाद में मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय श्री निरंजन जी भास्कर, बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट आदमी थे। उनके इनकी बड़ी घनिष्ठता थी, उनकी वजह से मेरी इनसे 10-20 बार मुलाकात हुई। तो मेरे को लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही एक जो परसेप्शन है या नैरेटिव है उससे डिफरेंट है। ये बहुत सज्जन आदमी है, सहृदय आदमी है, सहज आदमी है, इसलिए मैं इनसे प्रभावित हूँ। हाँ, वो बातों में जिक्र भी करते हैं, ईश्वर में भी गहन आस्था है उनकी, और ईश्वर में इनकी गहन आस्था है। शिवानंद महाराज के शिष्य गौशाला रामगढ़ में बहुत बड़ी गौशाला चलाते, और अभी हरी गौशाला है अपने धीरोड़ा में, तो वहाँ ये इनकी पत्नी और भी अच्छा धर्मपरायण है। वो बिल्कुल ही धर्मपरायण है, इसलिए धर्मपरायण लोग तो फिर आखिर में उनके चरित्र पर, उनके आचरण पर उस बात का प्रभाव तो होता है। बिल्कुल सही बात। आपके जो पैरामीटर्स है कि मन का सा जो कैंडिडेट है वो ये है, और जो पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं। ये बाबूजी, इनसे मेरा वादा था कि लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, ये सवाल बताते नहीं है कि बाबूजी के पास ज्ञान का और जानकारी का भंडार है। फिर भी हमारी कोशिश ये थी कि जो जरूरी सवाल थे, जो रह गए थे मन में, कहीं एक कसक थी कि ये सवाल बाबूजी से पूछे जाने चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो जरूरी सवाल मुझे लगा कि मैंने पूछ लिए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रहेगा तो बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। जो ही मैं फोन करता हूँ, इनका बड़प्पन हमेशा करते हैं, ठीक आ जाओ, ये भी नहीं कहते कि शाम को आ जाओ या सुबह आ जाओ। तो जब इतने सहज लोगों का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं के अच्छा लगता है। और तब एक विश्वास और गहरा होता है कि जब खुद इतने सहज है, सरल है, तो जिनकी तारीफ करते हैं, जिनसे प्रभावित है, जिनको देखकर जिनके लिए कहते हैं कि बेहतर आदमी है, तो वाकई वो बेहतर आदमी होंगे। जगमोहन जी को आप और हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, दोसा के संदर्भ में दोसा के लोग बहुत कम जानते हैं, मेरे जैसे लोग भी कम ही जानते हैं। लेकिन जब से ऐसे विद्वान लोग, ऐसे बड़े लोग जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनको देखकर हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, वो जब किसी की तारीफ करते तो लगता है कि वाकई अच्छे लोग होंगे। बावजूद से अपने अनुचित सवालों को जवाब हासिल करता हुआ दोसा से मैं सुनील सत्यवादी।